वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 10th। आज हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं टॉपिक का नाम बताने के बजाय उससे मुतालिक बातें शुरू करने लगा हूँ। हैरत की बात यह है कि ओ लेवल से इस टॉपिक को हटा दिया गया है, चूँकि ये टॉपिक बहुत पुराना है और अब कंप्यूटर साइंस में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिनका इस्तेमाल एजुकेशन में और ज़िंदगी में, प्रोफेशनल ज़िंदगी में बहुत बढ़ गया है। वो है MS एक्सेल। ये आज के इस दौर में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो प्रोफेशनल लाइफ में वो इससे बच नहीं सकते, इसको कहीं किसी न किसी शक्ल में उन्हें इस्तेमाल करना पड़ जाता है। ये MS एक्सेल होता क्या है? मैं इस वक्त कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा हूँ, कतई तौर पे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी मिसाल है हमारे पास। अगर हम MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो हमें कुछ इस तरह की शक्ल नज़र आती है। उसमें बहुत सारे खाने होते हैं। इस तरह की शक्ल नज़र आती, और यकीन जो कंप्यूटर की चीज़ें होती उसमें होती होंगी। इसमें इस तरफ को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऊपर सेल होते हैं, जो सबसे ऊपर आपकी रो होती है, उस पर लिखा होता है A, B, C, D, E एंड ऑनवर्ड। ये ABCDE ख़त्म नहीं होता, फिर ये Z आता है, Z के बाद फिर दोबारा A से स्टार्ट हो जाता है, AAABAC एंड ये चलता रहता है। ये हज़ारों की तादाद में आपको अवेलेबल होते हैं। इस तरह इस साइड पर आते हैं तो आपको नंबर्स लिखे हुए मिलते हैं, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये भी आपको एक शीट के ऊपर हज़ारों की तादाद में अवेलेबल होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। आज की इंडस्ट्रियल ज़माने के अंदर इसके इस्तेमाल के बगैर तो कंप्यूटर का फ़ायदा ही नहीं है। इसके अंदर ये जो नंबर्स हैं, हम कहते हैं ये नंबर्स शो कर रहे हैं रोज़ को। रो क्या होती है? रो इस तरह से हॉरिजेंटली जो प्रोग्रेशन होती है वो रो कहलाती है। ठीक है, ये पहली रो है। इस पहली रो में जो पहला सेल है, यकीनन रो तो एक ही है, पहली नंबर 1 है इसका, लेकिन जो डिफरेंट खाने आ रहे हैं उनकी अलग अलग पोजीशन है। अब ये जो रो है, पहली रो का ये पहला खाना है, तो ये A के नीचे आ रहा है, ये B के अंदर आ रहा है, ये C में आ रहा है, ये D में आ रहा है। तो ये जो चीज़ें इस तरह से जो लाइनें बनी हुई हैं जो ABCD की फॉर्म में हैं, ये कहलाती हैं कॉलम्स। हॉरिजेंटली रोज हैं और वर्टिकली कॉलम्स हैं। इस एक्सेल के अंदर रोज को शो किया गया है नंबर्स से, जबकि कॉलम्स को शो किया गया है अल्फ़ाबेट से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स। लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। नाउ अगर हम किसी स्पेसिफिक एक सेल की बात करें, ये जो एक खाना है इसको सेल कहते हैं कंप्यूटर की ज़बान में, कि एक सेल है, एक खाना है, सेल खाना वही। तो यहाँ पर हम उस खाने की ख़ास आइडेंटिफिकेशन बना सकते हैं कि उसका रो का नंबर कौन सा है और उसके कॉलम का नंबर कौन सा है। तो नॉर्मली इसको इस तरह लिखते हैं जैसे कि ये खाना मैं चूज़ कर रहा हूँ रेंडमली, तो इसका रो नंबर है 4 और इसका कॉलम नंबर है B। तो 4B की जब भी बात की जाएगी एक्सेल शीट के अंदर तो हम एग्जैक्टली इधर ही पहुंचेंगे, उसकी रो चौथी लेंगे और ये B, क्योंकि 4 नंबर जो है वो रो को शो कर रहा है और अल्फ़ाबेट जो है कॉलम को शो कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मुझे बताइए कि 5E कहाँ पे होगा,
तो 5E को देखने के लिए आपको 5वीं रो में जाना है और E कॉलम में जाना है। तो पहला क्या है, 5 ये आ गया, ABCDE, ये है 5E। ये बहुत जदीद शक्ल है एक्सेल कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए। मैथ्स में ऐसी ही चीज़ थी जिसको हम कहते थे डेटा कीपिंग करना, डेटा को प्रोसेस करना। ये उसी से डेवलप होते 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 ये आज इस शक्ल में मौजूद है। तो वो जो डेटा कीपिंग की जाती थी, डेटा को स्टोर करना, डेटा स्टोरिंग या डेटा कीपिंग, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना इन द स्मार्टेस्ट एंड द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। मिसाल के तौर पे अब डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, मेरी एक फेवरेट एग्जांपल है जो मैं अक्सर लेता हूं, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे। नाउ लेट्स सी दैट एक पर्टिकुलर शहर है, से ओसाका, चाइना का, जापान का शहर है ओसाका, और वहाँ पर हम टोयोटा कंपनी की सेल्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो टोयोटा के 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिकल Corolla, Cressida and Crown. I have taken Cressida and Crown। ये मेरी उम्र की ज़माने की गाड़ियाँ, शायद आज आपको क्रोला के अलावा शायद को देखने को ना मिले। और सपोज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलर ईयर्स के लिए कि सपोज़ 1999, 2000, 2001 एंड 2002। हम इन 4 सालों का इन 3 गाड़ियों की सेल को स्टडी करना चाहते हैं। और एक ख़ास पर्टिकुलर शहर में खास कंपनी है, ओसाका शहर के अंदर टोयोटा के ये मॉडल्स हैं और ये इनकी बिकने की ज़्यादा कहते हैं। क्रोला इज़ नॉर्मली द चीपेस्ट वन, तो यकीनन क्रोला ज़्यादा बिकती है। अगर हम इसको एक्सेल की फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लें, तो ये बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह शक्ल बन जाएगी इसकी। जब एक्सेल शीट की तरह इसकी शक्ल बन जाएगी तो जो कॉलम्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, वो गाड़ी की मेक शो कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं, हम क्रोला की बात कर रहे हैं, क्रिस्टीडा की बात कर रहे हैं, क्राउन की बात कर रहे हैं। और रोज की बात करें तो हमें एक पर्टिकुलर ईयर पता चलेगा कि कौन से साल की हम बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 99 ओसाका शहर में क्रोला की 209 गाड़ियाँ बिकी, क्रिस्टीडा बिकी 182 और क्राउन बिकी 99। 2000 के अंदर 207 गाड़ियाँ बिकी, ये 132 हो गई और ये 105 हो गई। अब इसमें हम प्रोग्रेशन स्टडी कर सकते हैं, इस डेटा कीपिंग से बहुत सारे अपने इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सा मॉडल ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और सपोज़ कि इसकी ना एक शहर में बिकने वाली गाड़ियों की तादाद, जस्ट आर्बिट्रेरी नंबर्स मैंने लिए हैं। ये जो रिकॉर्ड कीपिंग की गई है ये एक ख़ास प्रोसेस है जो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम MS एक्सेल में करते हैं। ये सेम वही तरीका। इसके अंदर
हर कॉलम का एक मतलब है और हर रो का एक मतलब है। ठीक है, अगर हम जानना चाहते हैं कि 2001 में क्रेसिडा की कितनी सेल हुई थी ओसाका शेयर में, तो वी विल गो टू 2001 और सेकंड कॉलम क्रेसिडा का है, तो 192 गाड़ियां बिकी थी क्रेसिडा की। कुछ स्टडी करना चाहें तो इस पर्पज से तो मैंने ये नंबर्स नहीं लिखे कि हम इसको स्टडी करेंगे, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो नंबर कहाँ लिखा गया है तो उसका एक खास मतलब होता है, वो कहाँ लिखा गया। अब 109 इस जगह लिखा हुआ है तो इसका एक खास मतलब है। ये 109 को नहीं मैं देख रहा हूँ, इस जगह पे जो नंबर लिखा गया है वो किस चीज़ को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि ये क्राउन गाड़ियाँ हैं और जो 2002 में ओसाका शहर में बिकी। सो दिस इज लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले लोग हैं वो इस तरह की रिकॉर्ड कीपिंग से बहुत सारे और भी मतलब निकालते हैं कि आप देखें तो 2000 में गाड़ियों की सेल देखें तो कोरोला की सेल तकरीबन यूनिफॉर्म है, लेकिन 2001 में एकदम गिर गई, फिर 2002 में सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई। कुछ हो गया होगा, कोई इम्पैक्ट होगा। अब जो कंपनी वाले हैं उसका क्या मतलब निकालते हैं, उन्होंने गाड़ी में क्या चेंजेस की थी कि लोगों को पसंद नहीं आई, वो गाड़ी की सेल रुक गई। और यहाँ देखते हैं तो क्रिस्टेडा की सेल, जब इसकी सेल रुकी तो इसकी बढ़ गई, लोगों ने इस गाड़ी को ज़्यादा खरीद लिया। ये महंगी गाड़ी यकीनन इतनी ज़्यादा तो नहीं बिकी, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्राउन की सेल भी कम हो गई, तो उसका मतलब लोग इसकी तरफ आ गए। तो मतलब निकालने वाले इसके बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं, हमारा मकसद यहाँ मतलब निकालना नहीं है। हम इस पर सिर्फ देख रहे हैं कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो ये सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि MS एक्सेल काम करता है, कि इसके अंदर हमारे पास रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ये एक्सेल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। ये बहुत सालों के अंदर, ये जो सिस्टम मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स के अंदर, ये तो सैकड़ों सालों से मौजूद होगा, आई डोंट नो कितना पुराना है। तो लेकिन ये चीज़ इवॉल्व हुई ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल 20 साल हो गए। ये सिस्टम बहुत एडवांस है, इसमें इन्होंने रोज़ के लिए नंबर्स एलोकेट कर दिए, कॉलम के लिए अल्फ़ाबेट्स दे दिए। इस तरह से कहीं पे भी आप ये नंबर लिखेंगे जिसमें एक नंबर होगा, एक अल्फ़ाबेट होगा, चाहे अल्फ़ाबेट पहले लिखें चाहे नंबर्स को बाद में लिखें, इससे वो वहीं जाएगा, आपको वहीं लेके जाएगा उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ये सिस्टम है, ऐसे काम करता है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर हमें अगर देखना हो तो ये जो सिस्टम ऑफ नंबर्स है, ये मैथ्स के अंदर स्टडी किया जाता है। वो एक बहुत स्पेशल टॉपिक है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। एक बड़ी मशहूर मूवी भी थी मैट्रिक्स, ये टॉपिक है मैट्रिक्स। मैं इसके बहुत ज़्यादा मीनिंग्स में नहीं जाना चाहता। मैट्रिक्स एक एरे ऑफ नंबर्स है। मैट्रिक्स क्या चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स को एक खास तरतीब से लिखा जाता है। जैसे नंबर लिखे हुए हैं एक तरतीब में, एक सिस्टमेटिकली लिखे गए हैं, और इसमें हर नंबर का एक ख़ास मकसद है। खाली वो नंबर वैल्यू नहीं दे रहा, बल्कि वो किस वक्त की वैल्यू दे रहा है और किस चीज़ की वैल्यू दे रहा है। उसमें अब हर जगह पे ये वक्त नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके कुछ मतलब हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ और क्वालिटीज़ भी जुड़ी हुई हैं, खाली नंबर्स नहीं है। सो मैट्रिक्स का जो प्लूरल है ये सिंगुलर है, एक मैट्रिक्स होता है। जब इसका प्लूरल लेते हैं तो उसको कहते हैं मैट्रिसेस। दिस इज द प्लूरल। अगर एक से ज़्यादा हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसे प्लूरल कहेंगे। लिहाजा हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। हम मैट्रिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैट्रिसेस में क्या होता है कि बिल्कुल वैसे ही है, रोज़ हैं, कॉलम है, लेकिन उसके अंदर क्या किया जाता है, उन नंबर्स के हम रोज़ और कॉलम का मतलब लिखते नहीं हैं, क्योंकि ये मैथ्स है। हम सिर्फ नंबर्स को, क्वांटिटी को स्टडी करना चाह रहे हैं, क्वालिटी नहीं स्टडी करते, तो हम नंबर्स को इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे कि मैंने 4 साल के लिए रिकॉर्डिंग की थी, मैं उस तरह की ही रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। और 3 हमारे पास कंपनीज थी, और अब उनके नंबर मैं ज़रा छोटे लिख रहा हूँ।
जस्ट अज्यूम ये उसी तरह की डेटा कीपिंग की है मैंने, जैसे कि इससे पहले एग्जांपल ली थी टोयोटा की मुख्तलिफ गाड़ियों की सेल की, कि इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और इसमें 4 रोज़ हैं। इस तरह से देखें तो ये कोरोला, ये क्रेसिडा, इसका मतलब हमने ये लिया था। यहाँ पर इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये 3 कॉलम्स हैं। और इस तरह से देखें, लेफ्ट टू राइट जाएंगे अगर, तो ये 4 रोज हैं इसके अंदर, 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। इसको यूं लिख दो, ये 4 है और ये 3 है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है एज कम्पेयर टू दिस सिस्टम जो हमने यहाँ देखा था MS एक्सेल, कि इसके अंदर रोज के लिए नंबर इस्तेमाल किया जाता था और अल्फ़ाबेट्स के लिए कॉलम्स के लिए अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होते थे। लेकिन यहाँ पर चूँकि कन्वेंशनल सिस्टम पुराना है, इससे बहुत पुराना है, इसके अंदर दोनों को काउंट किया जाता है। और दूसरा मैथ्स है, हालांकि मैथ्स में अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि ये गैर तरक्की याफ्ता शक्ल है, ये बहुत डिवेलप्ड और प्रोग्रेस फॉर्म है। तो फिर पहचाना कैसे जाएगा? अगर इन दोनों चीज़ों को हम साथ साथ लिखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि रो का नंबर कौन सा है और कॉलम कौन सी चीज़ कॉलम को शो कर रही है? तो ये जो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इसका साइज़ कि ये कितनी बड़ी मैट्रिक्स है, इसमें कितनी इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में साइज़, लेकिन नॉर्मली इसका मतलब साइज़ नहीं होता, ठीक है। साइज़ एक अलग चीज़ है, मेजरमेंट की बात नहीं। लेकिन बहरहाल कि ऑर्डर का फ़ायदा क्या है? ऑर्डर से हमें अंदाज़ा होता है कि मैट्रिक्स में कितनी सारी एंट्रीज़ हैं, इसमें कितना डेटा है। साइज़ ऑफ आ मैट्रिक्स। तो नॉर्मली क्या करते हैं, चूँकि दोनों चीज़ें कॉलम्स और रोज़ दोनों को नंबर्स की फॉर्म में शो किया गया है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि हम इनको इस तरह से लिखते हैं, रोज़ मल्टीप्लाइड बाई कॉलम्स। ये उसूल है, इसका एक फिक्स्ड रूल है कि रो हमेशा पहले आती है और फिर कॉलम आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे इसके अंदर रोज़ जो है वो 4 हैं और कॉलम्स 3 हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो क्या हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डर में? नहीं, इसका ऑर्डर यही है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, बस इसी शक्ल में लिखा जाता है। इसको मल्टीप्लाई करते नहीं हैं हम, इस नंबर को कैलकुलेट नहीं करते, इसे ऐसे ही लिखते हैं। और हमें पता होता है कि इसमें 2 नंबर, जब भी ऑर्डर लिखा जाएगा मैट्रिक्स का, तो उसमें 2 नंबर होंगे विद मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन देम, और जो पहला नंबर होगा वो किसको शो करेगा? उस मैट्रिक्स की रोज को शो करेगा, और दूसरा नंबर जो होगा वो कॉलम्स को शो कर रहा होगा। ऑर्डर ऐसे ही लिखा जाएगा। हाँ, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या पता चलेगा? अगर कर लें जस्ट फॉर आवर ओन क्यूरियोसिटी, तो वो होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो इससे हमें पता चलेगा कि इसमें कितना इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। इस मैट्रिक्स में 12 एंट्रीज हैं, 12 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंट्रीज हैं इसके अंदर। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके ये मालूम करें, इसलिए कि हमें इन टोटल नंबर ऑफ एंट्री से कुछ नहीं लेना है। यह हर एंट्री जो है वो अपना एक मतलब रखती है। तो ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके अलावा मैट्रिक्स का नाम भी रखा, जैसे मैंने एक एग्जांपल ली थी कि टोयोटा ओसाका शहर है और उसके अंदर टोयोटा कंपनी की मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों की सेल है। तो देवर 2 बेसिक इंफॉर्मेशन, ये जो डेटा था हमारा, क्राइटेरिया था जिसके लिए हमने डेटा कलेक्ट किया, वो एक तो ओसाका शहर की बात की जा रही थी और दूसरी बात हमने की थी टोयोटा कंपनी की। इसी तरह मैट्रिक्स जो होता है ना, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसका कुछ ना कुछ नाम रखा जाता है। और जैसे सेट के नाम रखे जाते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में, नॉर्मली मैट्रिक्स के नाम भी रखे जाते हैं। तो नेम ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा कैपिटल
इंग्लिश लेटर से रखा जाता है। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका नाम होगा फॉर एग्जाम्पल ए। सो दिस इज द नेम ऑफ मैट्रिक्स। नॉर्मली मैट्रिक्स का नाम रखा जाता है। जब बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जिसका पहला नंबर 3 है, दूसरा 5 है, उसके आखिरी में 3 लिखा हुआ है। इस तरह से तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती, तो इसलिए नाम रखे जाते हैं। नाम रखने से हमें उसकी माइनर डिटेल्स से नहीं उसको पहचाना होता, उसके नाम से पहचानते हैं। तो नेम ऑफ अ मैट्रिक्स, तो नॉर्मली ये है। अगर कोई और ज़रूरत के तहत हम नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं। कि नाम का मकसद महज पहचानना है कि किस मैट्रिक्स को हम रेफर कर रहे हैं। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है, इंग्लिश कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, सो दिस इज अ कन्वेंशनल MS एक्सेल। ये MS एक्सेल है जो मैथ्स में इस्तेमाल होता था, और फिर होते होते आज यही सिस्टम हमारे कंप्यूटर में आ गया है, और जो हमें बहुत सारी सहूलतें देता है। उन सहूलतों को भी यहीं से ड्राइव किया गया है। हम इसको जब इस चैप्टर को, इस टॉपिक को तफसील के साथ स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस चीज़ ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि मेरा ख्याल है, मैं ये अस्यूम करता हूँ कि आज के इस ज़माने में जो बच्चे क्लास 10th में हैं और जो टीचर्स क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं, उनका किसी न किसी शक्ल में MS एक्सेल से वास्ता ज़रूर पड़ता है। किसी न किसी शक्ल में वो MS एक्सेल को पहचानते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर उन्होंने MS एक्सेल को नहीं भी देखा है तो भी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ बोर्ड पर मौजूद है ये अपने अंदर पूरी मुकम्मल है। इस इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने MS एक्सेल पहले पढ़ा, क्योंकि MS एक्सेल से बहुत पहले की चीज़ है। MS एक्सेल इसके बाद में आया। आई हैव डन रिवर्स इंजीनियरिंग, कि आज जो तरक्की याफ्ता तरीन शक्ल है उसकी, उससे हम वापस आए हैं इसके बेस के ऊपर। ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मैथमेटिकल या लॉजिकल अप्रोच नहीं होती है। ये एक मेथोडिकल चीज़ है। इसके अंदर चीज़ों को नाम दिए जाते हैं, इसके तरीक़ेकार को ड्राइव, बिल्कुल जैसे कि कुकिंग की जाती है। ठीक है जी, कि पहले इस चीज़ को डालना है, और यकीनन हम जानते हैं कि एक खाने पकाने में जो जो चीज़ें पड़ती हैं, इस्तेमाल होती हैं, उनको ऐड करने की, उसमें हांडी में डालने की एक तरतीब होती है। अगर उसको बेतरतीब कर देंगे, ये सबको एक चीज़ों को एक साथ डाल के पकाना शुरू कर देंगे तो आपकी हांडी नहीं पक सकती। सेम वे ये एक मेथड है, और मेथड्स को हमें सीखना पड़ेगा और उन्हें याद करना पड़ेगा कि कौन सा काम कब करना है, और या किस काम को करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ अ मेथोडिकल चैप्टर। तो हम इसके पहले इसको मैट्रिक्स की टाइप्स को समझेंगे, किस किस तरह के मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि हर प्रोसेस हर एक चीज़ पर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जैसे कुकिंग के लिए हर इंग्रेडिएंट को चूल्हे पर नहीं चढ़ा दिया जाता, सेम वे मैट्रिक्स के अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें मेमोराइज करनी पड़ेगी। सो प्रोसेस जब होते हैं, प्रोसीजर्स जब होते हैं जो कि लॉजिकल नहीं होते, वो हमें मेमोराइज करने पड़ते हैं। ओके, सो वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट लेसन के मैट्रिक्स की टाइप्स पहले देखेंगे, एंड देन वी विल लर्न कि मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।